हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश गौतम और आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग रेशियो क्लास के दो पार्ट कर चुके हैं ना, रेशियो के दो पार्ट हो चुके हैं, मतलब आपकी दो क्लास हो चुकी हैं, दो क्लास हो चुकी हैं। आज जो हम करेंगे वो आपकी थर्ड क्लास है रेशियो की। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए क्या कई क्वेश्चन लेके आया हूँ, मल्टीपल क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ओके, हम यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आए हैं जो आप प्रैक्टिस करोगे अलग अलग कॉन्सेप्ट के। ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। जो और जो क्वेश्चन होंगे वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में आ चुका है। जैसे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, देख लो। जैसे कि एक क्वेश्चन ये लेके आए हैं, किसमें आ चुका है, देखो एसएससी सीएचएसएल में आ चुका है। एक क्वेश्चन देखो, कांस्टेबल जीडी राइफलमैन जीडी एग्जाम में आया हो तो 2023 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन भी आपका 2022 में आ चुका है, किसमें, सीएचएसएल में। एक देखो एग्जाम सीएचएसएल में ये आया हुआ है क्वेश्चन, ये भी सीएचएसएल का है ना। ये भी देखो सीएचएसएल का ही। तो बहुत सारे क्वेश्चन ये देखो एसएससी दिल्ली पुलिस एसआई में आ चुका है और सीपीओ के एग्जाम में आ चुका है। तो ऐसे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन इससे पहले कि आपने जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, तो उसके मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ, उसका एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ, है ना। चलिए, यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। आप ये क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आपने रेशियो चैप्टर की हमारी पहली वीडियो और दूसरी वीडियो देखी होगी। ओके, चलिए। इफ 3400 रुपीज 3400 रुपीज divided into divided divided into three parts in the ratio. 3400 rupees divided into three parts in the ratio 5 ratio 8 ratio 4. then then find find the second part. Then find the second part. ओके, चलिए। मान लेते हैं यहाँ पे कि आपको ये कैसे सॉल्व करना है। चलो मैं सॉल्व करवाता हूँ अब आपको, है ना। चलिए, देखिए आपको क्या करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन। ये थ्री पार्ट ये रेशियो में दे रखा है। मान लेते हैं एक फर्स्ट पार्ट ए है और सेकंड पार्ट बी है और थर्ड पार्ट सी है। ये रेशियो में आपको दे रखे हैं। किस रेशियो में, देखो, 5:8:4 इसी रेशियो में दे रखा है। अब यहाँ पे आप ये देखो कि आपके हिसाब से जो टोटल मनी कितनी बन रही है, मतलब जो रेशियो में दे रखा है 5 और 8। ये देख लो, 5 8 इनको ऐड करके देखो। 5 8 13 और 13 और 4 कितना हो जाएगा, 17। इन सभी को जोड़ दो, मतलब ये जो लिखा हुआ है 5 और 8 और ये 4, इन सभी को जोड़ लो, कितना आएगा, 5 8 13 और 13 4 कितना हो जाएगा, 17। मतलब आपके हिसाब से जो टोटल यूनिट कितनी बन रही है, 17। टोटल मनी आपके हिसाब से कितनी बन रही है, 17। लेकिन एक्चुअल में और क्वेश्चन में यही मनी की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी टोटल वैल्यू 17 यूनिट की वैल्यू ही तो आपको दे रखी है 3400। जब 17 यूनिट की वैल्यू 3400 दे रखी है, तो एक यूनिट की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, 17 से 3400 को डिवाइड कर दो, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 200। कितनी आ गई, 200। अब यहाँ पे देखो, एक यूनिट की वैल्यू अगर 200 है और उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा, सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट कितना यूनिट है, 8 यूनिट। तो वो 8 यूनिट की वैल्यू निकलवाना चाह रहे हैं आपसे क्वेश्चन में, है ना। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 इंटू 200। 200 क्यों किया, क्योंकि ये 1 यूनिट की वैल्यू है। तो 8 इंटू 200 कितना हो गया, 1600। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1600। ये मतलब ये शेयर है बी का, यही आपका बी का शेयर हो गया। अगर उन्होंने ए का शेयर पूछ लिया होता तो हम क्या करते, इस 5 को 200 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर सी का शेयर पूछ लिया होता तो 4 से 200 की मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन उन्होंने किसका पूछा था, बी का पार्ट पूछा था। बी का पार्ट, देन फाइंड द सेकंड पार्ट। देखो लिखा हुआ है ना, सेकंड पार्ट तो यही वाला है ना, इसीलिए इसका आंसर आया कितना, 1600 आया, है ना। आई होप कि अभी आप समझ चुके होंगे। ओके, चलिए एक कॉन्सेप्ट हम लोग और करते हैं। देखो, यहाँ पे मान लो आपको इस तरीके से दे रखा हूं, इफ 60% of A equals to 50% of B. Okay, then find find A ratio B. ओके, देखो आपको सिंपली क्या करना है, इसका मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीका बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एक बार आपको डिटेल में समझा देता हूँ। जैसा मान लो आपको किसी भी नंबर पे
x% निकालना हो तो आप क्या करते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 60% ऑफ ए, तो 60% ऑफ ए कैसे निकालोगे, 60 इंटू ए अपॉन में 100 लिखोगे। और यही वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है क्वेश्चन में, ये इक्वल दे रखी है दिस 50% ऑफ बी, तो ये कैसे निकालोगे, 50 इंटू बी अपॉन में 100। अब यहाँ पे देखो ये 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा, ओके। और यहाँ से अगर हम 10 से इसको डिवाइड करेंगे 10 6 हो जाएगा, और 10 से ये 5 पे चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 6a इक्वल्स टू 5b। अब b को इधर ले आओ इस साइड में, तो ये कैसे आ जाएगा, a अपॉन में b इक्वल्स टू 5 यहाँ पे लिख देंगे, और 6 वाला ये नंबर है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये हो गया। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, देखो a रेशियो b, यहाँ से क्या मिल गया, a रेशियो b इक्वल्स टू कितना मिल गया, 5:6। लेकिन आपको इतना लंबा प्रोसेस एग्जाम में नहीं करना है, आपको देखो क्या करना है, आपको सिंपली इनको ऐसे ही लिख लेना है जो क्वेश्चन में दे रखा है ना। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा अलग आपको कलर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो इसको इसको ना ऐसे लिख लेना, 60a इक्वल्स टू 50b, बस 10 से डिवाइड करो, ये कितना हो जाएगा, 6a इक्वल्स टू 5b, है ना। तो a अपॉन में b कितना हो गया, 5/6, तो a रेशियो b कितना हो गया, 5:6 हो गया। आपको बस ऐसे ही करना है, तो आपको ऐसे तो मन में भी हो जाएगा, है ना। चलो, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलो कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। चलिए, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, ये लो लिख दिया क्वेश्चन आपके लिए। इफ इफ 30% ऑफ ए इक्वल्स टू 40% ऑफ बी इक्वल्स टू 80% ऑफ सी, then then find a रेशियो b रेशियो c, ये फाइंड करना है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ना। अब आप कैसे करोगे, जैसे मैंने आपको बताया अभी, जैसे करवाया है ना, बिल्कुल आपको वैसे ही करना है। अब यहाँ पे देखो करोगे कैसे, मैं सॉल्व करवा देता हूँ। चलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन लिख दिया है ना। करना क्या है, डायरेक्ट आपको लिखना है ना, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया, क्या 30a इक्वल्स टू 40b इक्वल्स टू 80c लिख दिया। अब आप क्या करोगे, अभी ये कॉमनली अगर डिवाइड हो रहे किसी एक टेबल से तो डिवाइड कर दो। अभी जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये सभी 10 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 10 से डिवाइड कर दें, 10 3 जा 30 हो गया, है ना। 10 से अगर हम डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 10 3 जा 30, तो इस पे कर दो 10 3 जा 30, इससे 10 4 पे आ जाएगा, एक इस पे आ जाएगा, 8 पे आ जाएगा, तो कितना मिल गया, 3a इक्वल्स टू 4b इक्वल्स टू 8c आ गया। अब हमें मेनली क्या करना है, हमें रेशियो निकालना है इसका ए बी और सी का, और ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहली वीडियो में समझाया था कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो आप क्या करोगे इस केस में, ये जो 3 4 और 8 लिखा हुआ है इनका एलसीएम ले लोगे। अब 3 4 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, चलो जल्दी निकालो। 3 4 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, आपको क्या लेना है, एलसीएम। तो जो भी एलसीएम आएगा पहले वो आप एलसीएम लिख लोगे। हमारे हिसाब से तो 24 आ रहा है, क्या आपके हिसाब से 24 आ रहा है, जो एलसीएम आया उसी से डिवाइड कर दो, कितना आया था 24, 24, और ये 24 डिवाइड कर दिया, ओके। अब आपको क्या करना है, अब आप इसको जितना डिवाइड करना है वो कर दो, जितना हो सकता है। इससे कर दो 3 1 जा 3, 3 से 8 पे चला जाएगा, है ना। इससे कर दो 4 1 जा 4, और 4 से 6 पे चला जाएगा, और 8 1 8 8, और ये 3 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना मिल गया आपको, चलिए देखते हैं, अभी इसको लिख लेते हैं कितना मिला आपको। देखो a अपॉन में 8, 1 मिनट, ओके, a अपॉन में 8 इक्वल्स टू b अपॉन में 6 इक्वल्स टू c अपॉन में 3, क्या यही मिला। अभी ये जो है 863 किसी कॉमन नंबर से डिवाइड होने वाले भी नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, यही जो है ना, यही हमारा रेशियो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a रेशियो b रेशियो c हो जाएगा, कितना, 8:6:3। आपका आंसर कितना आया, 8:6:3, 8:6:3। क्या अभी आपको ये समझ में आ गया, ओके, ये आपका आंसर हो गया। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, तो एक अच्छा ऐसा करता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, अच्छा। फिर हम लोग जो क्वेश्चन मैं अलग से लेके आया था वो भी सॉल्व कराऊंगा। ये आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन फॉर होमवर्क, ओके। और आप क्या करोगे, इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। इफ
60% of A equals to 50% of B equals to 30% of C. Then find A रेशियो B रेशियो C। आपको ये फाइंड करना है। ओके, चलिए अब हम लोग जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लेके आए हैं वो सॉल्व करते हैं। आइए आइए देखते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकल लेते हैं। ओके, जैसा कि ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है? टू नंबर्स ए एंड बी, ये देखो लिखा, टू नंबर्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:2। If 4 is added to each number, then this ratio becomes 9:4. If 5 is subtracted from each of the original number, then the ratio of A and B will be। तो A और B का क्या हो जाएगा रेशियो? देखो क्वेश्चन को समझो, ओरिजिनल नंबर रेशियो में है 5:2 के रेशियो में। अगर उनमें 4 ऐड कर दिया जाता है, 4 ऐड कर देंगे तो उनका रेशियो बन जाता है 9:4 का। अब वो कह रहे हैं ओरिजिनल नंबर्स में से अगर हम 5 सब्ट्रैक्ट कर दें तब नया रेशियो क्या बनेगा। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ओरिजिनल, पहले हम ओरिजिनल के बारे में लिख लेते हैं कि इनका ओरिजिनल रेशियो कितना था। यह है हमारा 5:2 का था। ओके, बाद में जब हमने इससे 4 ऐड किया तो हमारा जो रेशियो बन गया वो कितना बन गया? वो बन गया 9:4। बाद में कितना बन गया? 9:4। अब ऐसे केस में हमें करना क्या है? देखो हमको ये करना है, इनका जो हॉरिजॉन्टल ये वाला डिफरेंस है, ये दोनों में इनका हॉरिजॉन्टल डिफरेंस और वर्टिकल डिफरेंस ये वाला ये इक्वल करना है। वर्टिकल डिफरेंस हॉरिजॉन्टल डिफरेंस इक्वल करना है। अब इक्वल कैसे होगा वो अभी आप देखोगे, समझ जाओगे। मैं थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लूं और फिर आपको अभी सिखा देता हूँ कि इसको इक्वल कैसे करेंगे, है ना। चलो देखो, आपको क्या करना है, पहले इनका डिफरेंस देखेंगे। देखो 9 और 4 का डिफरेंस कितना होता है? ये 5 होता है। तब आप क्या करोगे, ये जो डिफरेंस 5 आया इसी 5 की मल्टीप्लाई कर दोगे। इस 5 की मल्टीप्लाई अब कहाँ पे करोगे? यहाँ जो ओरिजिनल थे पहले वाले में, यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे भी 5 की मल्टीप्लाई कर दो। और देखो यहाँ पे जो नीचे दे रखा है, ये जो 5 और 2 नंबर थे, इनका डिफरेंस कितना आया 5 और 2 का? ये 3 आया। तो इस वाले 3 की मल्टीप्लाई कहाँ करनी है? ये दूसरे वाले रेशियो में, मतलब 3 की यहाँ पे करनी है और 3 की यहाँ पे करनी है। तो जो नया रेशियो आपका क्या बनेगा वो देख लो। इसकी अगर 5 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 25। और 5 की 2 से करोगे तो कितना आ गया? 10। यहाँ पे 3 और 9 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना बन जाएगा? 27। और यहाँ पे 4 और 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना बन जाएगा? 12। अब हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे वो न्यू रेशियो पे करेंगे। क्यों न्यू रेशियो पे करेंगे? क्योंकि इनका देखो ये वाला डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 और 12 का डिफरेंस 2 आ रहा है, मतलब +2 यूनिट। और यहाँ पे 25 और 27 यहाँ पे भी +2 यूनिट आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब इन्होंने इनमें वर्टिकल डिफरेंस और हॉरिजॉन्टल डिफरेंस इक्वल हो गया है। इसलिए अब जो कैलकुलेशन करेंगे इस रेशियो से करेंगे। हॉरिजॉन्टल भी आप चेक कर लो, फिर 27 और 12 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? ये 27 और 12 का 15 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 25 और 10 का, तो यहाँ पे भी 15 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिफरेंस इक्वल हो गया। अब करना क्या है आपको? ओरिजिनल नंबर फाइंड करने हैं। हमारे हिसाब से देखो ये 10 था पहले, ओरिजिनली कौन सा था? 10 था। 10 से 12 हो गया और यहाँ भी 25 से 27 हो गया। मतलब कितने यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ? 2 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ। हमारे अकॉर्डिंग तो 2 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन उन्होंने कितना बोला कि 4 जोड़ दिया था। तो 2 यूनिट की वैल्यू ही 4 दे रहे हैं वो क्वेश्चन में। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 से 4 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब हम जो ओरिजिनल नंबर थे उनकी एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं। ओरिजिनल नंबर की एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालोगे? जो आपकी 1 यूनिट की वैल्यू आई है 2, इसी की मल्टीप्लाई कर दो जो ओरिजिनल रेशियो हमारे पास आया। ओरिजिनल रेशियो कितना आया था? ये वाला देखो, ये जो 25 और 10 लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। जैसे 25 था और यहाँ पे कितना था? 10। तो 25 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 2 से। और यहाँ पे जो 10 लिखा हुआ था ये वाला, 10 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो हो जाएंगे आपको ओरिजिनल नंबर कितना? 50 हो गया ओरिजिनल नंबर। और ये वाला कितना हो गया? ये 20 हो गया। ये 20 हो गया। अब वो लोग बोल क्या रहे हैं? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एक बार देख लो क्या बोल रहे हैं कि अगर ओरिजिनल नंबर में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या रेशियो हो जाएगा। तो ओरिजिनल नंबर कौन से थे? ये वाले आ गए। तो 50 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, 50 माइनस का 5। और इसका रेशियो निकालना है 20 माइनस के 5 से।
तो ये कितना हो गया 45 और रेशियो 15, और इनका रेशियो आप निकाल सकते हो कितना हो गया, 15 से डिवाइड कर दो, 15 बन जा 15, 15 3 जा 45, तो रेशियो कितना आया 3:1। तो कहीं ऑप्शन है 3:1? बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन है। तो ये आपका आंसर 3:1 है इसका। ओके, आई होप आपको आंसर समझ आया होगा। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो भाई, यहाँ पे मैंने आपको इस तरीके का कॉन्सेप्ट कराया हुआ है, और अभी अभी भी कराया था जो वीडियो जैसे ही शुरू की थी। तो आई होप कि आप इसका आंसर निकाल लोगे, लेकिन मैं फिर भी आपको इसका आंसर निकाल के दिखा देता हूँ, है ना। क्या लिखा हुआ है इसका सॉल्यूशन करते हैं, पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, 75% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू द 60% ऑफ द सेकंड नंबर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड द सेकंड नंबर। देखो, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का रेशियो पूछा है, कितना इजी क्वेश्चन है। 2023 में आया हुआ है, इसमें कांस्टेबल जीडी में आया हुआ है, तो आपका ये जीडी में आ चुका है। चलिए अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। मैंने आपको इसका तरीका बताया, आप क्या करोगे, जैसे आपको दे रखा 75% ऑफ फर्स्ट नंबर को मैं मान लेता हूँ ए, और सेकंड नंबर को मान लेता हूँ बी। आप कुछ भी मान सकते हो, पी क्यू मान सकते हो, एम एन मान सकते हो, तो हमने ए भी मान लिया। ठीक है, ये 75% फर्स्ट नंबर का इसके इक्वल है 60% ऑफ सेकंड नंबर को हमने बी मान लिया। इसका तरीका मैंने आपको क्या बताया, डायरेक्ट आप ऐसे ही लिख लो 75A इक्वल्स टू 60B। अब जितना सिंप्लीफाई हो सकता है इसको सिंप्लीफाई कर लो। क्या कर सकते हैं हम, ऐसे लिख लें A अपॉन में B इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60 अपॉन में 75। अब ये दोनों 15 की टेबल से डिवाइड हो जाएंगे, 15 से 4 पे जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो ए अपॉन में बी कितना आ गया 4 अपॉन में 5। अब इसको रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ए रेशियो बी इक्वल्स टू 4:5। तो आंसर आ गया 4:5, ये आपका आंसर हो गया। क्या ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन आपका दिख रहा है, तो 4:5 ये आपका आंसर हो गया, है ना। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा हुआ है। If 60% of a number is equal to 3/4 of another number, what is the ratio of the first number to the second number? सेम क्वेश्चन है, बस सही है ना। चलिए देखो, यहाँ पे लिखा हुआ 60% ऑफ फर्स्ट नंबर को हम फिर भी यहाँ भी ए मान लेते हैं, फर्स्ट नंबर का ए मान लेते हैं और सेकंड नंबर को बी मान लेंगे। ये फर्स्ट नंबर जो है किसके इक्वल है, 60% फर्स्ट नंबर किसके इक्वल है, 3/4 कैसे लिखेंगे, 3/4 ऑफ सेकंड नंबर को मैंने मान लिया बी, तो 3/4 ऑफ बी के इक्वल है ना। अब देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, दो तरीके से। आपको या तो 60% की फ्रैक्शन फॉर्म पता हो तो वो यूज कर सकते हो। 60% की फ्रैक्शन फॉर्म कितनी होती है, 3/5 होती है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस चैप्टर के बाद मैं परसेंटेज चैप्टर पढ़ाऊंगा, और उसमें जितनी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं वो आपको सब पढ़ाऊंगा, है ना। इसको देखो, या तो डायरेक्ट अगर आप फ्रैक्शन यूज करोगे तब भी सॉल्व हो जाएगा, और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, जैसे देखो 60% ऑफ ए निकालोगे तो क्या करते हैं, 60 इंटू ए अपॉन में 100 ऐसे ही लिखेंगे। ये इक्वल किसके है, 3/4 ऑफ बी के। अब यहाँ पे देखो ये डिवाइड हो सकता है क्या, 60 और 100, बिल्कुल 20 से हो जाएगा, तो 20 से 3 60 हो जाएगा, 20 से 3 पे जाएगा 60, और 20 से 5 पे जाएगा 100, तो कितना हो गया 3a अपॉन में 5 इक्वल्स टू 3/4, और b यहाँ पे चल रहा है, तो देखो 3 से ये 3 डिवाइड हो गया। अब b को हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो कैसे आ जाएगा, a अपॉन में b इक्वल्स टू 5 अपॉन में 4। तो इसको लिख देते हैं a रेशियो b इक्वल्स टू क्या हो गया, 5:4 हो गया कि नहीं। अगर मान लो आपको ये 60% की डायरेक्ट अगर फ्रैक्शन पता होती तो ये वाला स्टेप आपका बच जाता। तो आपको क्या करना है, अगर देखो दूसरे तरीके से अगर फ्रैक्शन ये पता होती तो आप क्या लिख से इस पूरे नंबर की जगह पे क्या लिख देते, जहाँ पे जो 60% ऑफ ए लिखा हुआ है इसकी जगह लिख देते 3/5 ऑफ ए इक्वल्स टू 3/4 ऑफ बी। यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाता, ए अपॉन में बी इक्वल्स टू 5 अपॉन में 4। तो यहाँ से भी मिल जाता क्या, ए रेशियो बी इक्वल्स टू कितना मिलता, 5:4। 5:4 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है, हाँ तो फोर्थ ऑप्शन सही है। तो आप ऐसे कर सकते हो। और रेशियो जो ये फ्रैक्शन फॉर्म रहती है परसेंटेज की, वो मैं आपको सारी फ्रैक्शन फॉर्म परसेंटेज चैप्टर में कराऊंगा। ओके, चलिए ये देखो भाई, ये जो है ना नया कॉन्सेप्ट है,
पता नहीं आपने पहले पढ़ा होगा कि नहीं, और ज्यादातर मतलब इसके क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से सीख लो। जैसा कि ये देखो प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आ चुका है, CHSL 2022 में आ चुका है ना। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। लिखा हुआ इफ y varies directly with x and y equal to 61 when x equals to 42. Find y when x equals to 54 and consider the integral value. हमें इंटीग्रल वैल्यू कंसीडर करनी है ना। तो सबसे पहली बात इस क्वेश्चन का आप पहले तो मतलब समझो कि कहना क्या चाह रहे हैं ये लोग, है ना। क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहे हैं, देखो ये जो डायरेक्टली वेरी करने का जो कॉन्सेप्ट होता है, आपने कभी इससे पहले साइंस में पढ़ा होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। तो ये वहीं से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो बाई की वैल्यू है वो डायरेक्टली चेंज होती है एक्स के साथ। मतलब जैसे जैसे एक्स की वैल्यू चेंज होगी वैसे ही बाई की। तो इसको हम लोग लिखते कहते कैसे हैं मैथमेटिकली, देखो यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन। ओके, इसको मैथमेटिकली आप कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं, है ना। मैथमेटिकली इसको लिखते हैं बाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, इस तरीके से। ये जो साइन है ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, प्रोपोर्शनैलिटी का, प्रोपोर्शनैलिटी का, ओके, प्रोपोर्शनैलिटी का ये साइन है। अब इसको हमें डायरेक्ट इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमें करना क्या होगा, इसको पहले इक्वलिटी में चेंज करना होगा। मतलब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना पड़ेगा। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तब क्या होता है कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अपने साथ क्या करता है, हटने के बाद एक कांस्टेंट छोड़ जाता है। ओके, तो जो कांस्टेंट छोड़ के जाता है इस कांस्टेंट को हम मान लेंगे के। और ये देखो मैथमेटिकली चेंज होके किस तरीके से आएगा, यहाँ पे देखो बाई इक्वल्स टू, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटेगा तो एक नया कांस्टेंट आएगा, तो उसको मान लिया के और x एज इट इज लिख लेंगे। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी और इसी से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि y इक्वल्स टू 61, y क्या है, कितना 61, व्हेन x इक्वल्स टू 42। जब x 42 होता है तो y 61 होता है। तो यहां से हमको k की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें देखो y की वैल्यू दे रखी है कितनी, 61। कब, जब x 42 होता है। तो k को एज इट इज लिख दो, x की जगह पे कितना लिख देंगे 42। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी मिल गई 61 अपॉन में 40, ये तो के की वैल्यू मिल गई। अब यही के की वैल्यू हम यूज कर लेंगे। अब उन्होंने देखो क्वेश्चन में क्या बोल दिया है, क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि बाई की वैल्यू फाइंड करो व्हेन x इक्वल्स टू 54 हो। मतलब x जब 54 होगा तब बाई की वैल्यू कितनी होगी। तो लिख लेते हैं, हमारे पास तो इक्वेशन ऑलरेडी दे रखी है, कहाँ दे रखी है, ये वाली है, यही यूज करेंगे। तो बाई इक्वल्स टू के एक्स दे रखा है, बाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो के की जगह पे कितना लिखेंगे, के की वैल्यू है हमें दे रखी है 61 अपॉन 42, ये हमने निकाल ली थी। तो के की जगह पे हम लिख देते हैं कितना 61 अपॉन में 42। और x की जगह पे ये उन्होंने बोला कि x 54 होगा तब वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो x की जगह पे आप 54 रख देंगे। अब ये जितना डिवाइड हो पाएगा ना, जितना डिवाइड कर देंगे। चलो देखते हैं, 6 से कर देते हैं, 6 7 जा 42, 6 9 जा 54। अब बाई इक्वल्स टू कितना आ गया, देखो इसकी 9 की 61 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9 1 जा 9, 9 6 का 54 अपॉन में कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो 549 है, 549 को आप डिवाइड कर दो 7 से। 549 को जब 7 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 78.42 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला कि इंटीग्रल वैल्यू ही लेनी है। इंटीग्रल वैल्यू मतलब जो उसके नियर अबाउट कंप्लीट नंबर है, इंटीजर लेना है, इंटीजर। तो इंटीजर हमें कौन सा दिख रहा है 78। तो बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, बाई इक्वल्स टू 78। यही ऑप्शन में है 78, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 78। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा, है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही कराता हूँ। अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं आपको ऐसा ही क्वेश्चन अभी एक और करवा देता हूँ तो अभी समझ आ जाएगा। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। देखो सेम क्वेश्चन वैसा ही है, एक बार फिर समझ लो। वैसा ही क्वेश्चन क्या लिखा हुआ कि P वेरी करता है डायरेक्टली एज Q, जैसे P वेरी कर रहा है Q के चेंज होने पे। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, अभी आपको पता चल चुका है कि मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं।
देख लो, यहाँ पे आपको अभी जैसे मैंने बताया P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q ऐसे लिखते हैं, लेकिन अभी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन से अभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वेलिटी में चेंज करना पड़ेगा। जब इक्वेलिटी में चेंज करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन एक कांस्टेंट देके जाएगा। किस तरीके से चेंज हो जाएगा, P इक्वल्स टू जो कांस्टेंट देके जाएगा उसको के मान लिया, और जो क्यू चल रहा है वो क्यू लिख लिया। तो इस इक्वेशन से हमें सारी वैल्यूज निकालनी है। तो उन्होंने बोला हुआ है कि P इक्वल है 227 के, वैन कब, जब Q इक्वल है 232 के। तो आपको P की वैल्यू फाइंड करनी है जब Q आपको 116 दे रखा होगा। तो अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से के की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले केस में आपको देखो पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 227। तो इसी इक्वेशन में, ये वाली जो इक्वेशन दे रखी है, इसमें आप वैल्यू रख दो, पी की कितनी दे रखी है 227। तो पी की जगह पे हमने लिख दिया 227 इक्वल्स टू के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और क्यू की जगह पे कितना दे रखा है 232। तो ये लिख देते हैं 232। तो यहाँ से हमें देखो के की वैल्यू कितनी मिल गई, 227 अपॉन में 232, ये तो के की वैल्यू मिल गई। अब इसी के की वैल्यू का यूज करके हम लोग यहाँ पे जो डिजायर्ड वैल्यू पी की है वो निकाल लेंगे। फिर से हम ना यही इक्वेशन यूज करेंगे, यही वाली कौन सी, P इक्वल्स टू के क्यू वाली। अब हमें देखो P की वैल्यू तो फाइंड करनी है, तो P इक्वल किसके हो जाएगा, K इंटू क्यू के। तो K की वैल्यू कितनी हमने निकाली है 227 अपॉन में 232 ये रख दी, और Q की जगह पे कितना लिखना है 116 लिख दिया। अब डिवाइड कर दो जितना हो सकता है, 116 बन जाए 116, और ये 116 टू जा 232। अब 2 से क्या करेंगे, 227 को डिवाइड करोगे। जब आप 2 से 227 को डिवाइड करोगे तो P इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा 113.5। 227 को आपको 2 से डिवाइड करना है, आपको आंसर कितना मिल जाएगा 113.5। तो P की वैल्यू कितनी आ गई 113.5। आई होप कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। मतलब हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड। ओके, चलिए देखो ये थर्ड क्वेश्चन है, ये आपके लिए है। ये सेम उसी तरीके से होगा, बस थोड़ा सा चेंज है, आप ट्राई करना ये आपसे सॉल्व हो जाए। अगर नहीं होता है तो फिर आप क्या करना, हमें कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आपसे सॉल्व नहीं हो पाया, तो मैं इसका क्या करूंगा, आपको सॉल्यूशन करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो ये आपके मैं होमवर्क के लिए ही लेके आया था। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। ओके चलो, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये पार्टनरशिप पे क्वेश्चन है ना। तो पार्टनरशिप पे जो क्वेश्चन दे रखा है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट, जो इस क्वेश्चन में काम आएंगी। क्या, देखो मान लो पहले आप एक ऐसे केस समझो कि 3 पर्सन है, ओके मान लेते हैं उनका नाम है ए, बी और सी। 3 पर्सन है, उन्होंने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया और उन्होंने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया उसमें, ओके। तो ए ने मान लो 300 रुपए इन्वेस्ट किया, और बी ने 500 रुपए इन्वेस्ट किया, और सी ने 600 रुपए इन्वेस्ट किया। ठीक है, ये क्या है उनकी, ये उनकी इन्वेस्टमेंट है। ये उनकी क्या है, इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट है, ओके, इन्वेस्टमेंट, ये उनकी इन्वेस्टमेंट होगी। तो आप ये समझो कि जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट होती है, क्या, जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट होती है उसी रेशियो में प्रॉफिट और लॉस शेयर होता है। क्या क्या मैंने बोला, जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट होती है उसी रेशियो में प्रॉफिट और लॉस शेयर होता है। मतलब इनको जितना भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की होगी। तो क्या हम इनके इनकम जो इन्वेस्टमेंट है उसका रेशियो नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आ जाएगा, इसे 100 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 3, इसको 100 से डिवाइड कर दो तो 5, इसको 100 से डिवाइड कर दो तो 6 आ गया। तो ये इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। तो ये क्या हो गया, इनके प्रॉफिट का भी रेशियो हो जाएगा, यही लॉस का हो जाएगा। जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही प्रॉफिट और लॉस का होता है। ठीक, अब आप क्या करो, इस कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे मुझे स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा,
फिर आपको मैं ये जो क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व कराऊंगा, है ना। चलो 1 मिनट के लिए मैं रुक गया हूँ, या आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। चलो गाइज, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है उस पे आते हैं। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कि 3 पर्सन है, ए बी एंड सी स्टार्टेड है बिजनेस। लिख लेते हैं भाई, ए बी और सी एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ओके, ए बी सी ने एक बिजनेस को स्टार्ट किया, और वहां पे देखो लिखा हुआ क्या है। ओके, इन्वेस्टिंग अमाउंट रुपीज 13,750, 16,250, 18,750 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ए ने कितना इन्वेस्ट किया है, 13,750, बी ने 16,250 और सी ने 18,750 किया है। अब हमें क्या निकालना है कि इन्होंने दे रखा है, इफ बीज शेयर इन द प्रॉफिट अर्न बाय देम इज 5,200। बी का जो शेयर है किसमें, प्रॉफिट में 5,200 रुपए का है। तो आपको बताना क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द प्रॉफिट अर्न बाय ए एंड सी, मतलब ए और सी ने जितना प्रॉफिट अर्न किया है उसका डिफरेंस बताना है। चलो अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। 3 पर्सन है, लिख लो भाई, ए है, बी है और सी है। ओके, ए ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 13,750, इसको लिख लो। बी ने कितना किया, 16,250 और सी ने 18,750। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इनका इन्वेस्टमेंट का तो रेशियो निकालना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, ये इन्वेस्टमेंट है तो इनका रेशियो निकाल लो। सबसे पहले क्या करोगे, आप इसको 10 से डिवाइड कर दो, तो 10 से डिवाइड करोगे तो जीरो डिवाइड हो जाएगा, मतलब जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करोगे, ये जिससे डिवाइड हो रहा है आप 25 से डिवाइड करके देख लो इनको, 25 से। तो 25 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 5 125 और 25 5 125। ओके, यहाँ पे भी 25 6 150, 25 5 125, यहाँ पे 25 7 175 और 25 5 125। तो कितना आ गया, ये रेशियो 5 55 65 75। और अब ये फर्दर डिवाइड हो सकता है, तो आप क्या करो, 5 से और डिवाइड कर दो। 5 से इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 11। और ये कितना आ जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करोगे 13, 5 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो आपको इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल चुका है। देखो, यही तो है इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो। अब यहाँ पे कंपैरिजन कर देंगे किसका, उन्होंने बोला है इफ बीज शेयर इन द प्रॉफिट अर्न बाय देम इज 5,200। मतलब जो हमने आपको क्या बताया अभी, कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही प्रॉफिट का, मतलब प्रॉफिट भी तो इसी रेशियो में मिला होगा। तो देखो, बी को कितना पार्ट मिला हुआ है, 13 यूनिट। बी को प्रॉफिट में कितना यूनिट मिला हुआ है, 13 यूनिट। तो 13 यूनिट को 5,200 से कंपेयर कर देंगे, मतलब 13 यूनिट की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है, 5,200। तो जैसा मैंने बताया कि आप 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालते हो, 13 से 5,200 को डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 400। अब यहाँ पे देखो, उन्होंने क्या पूछा आपसे कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द प्रॉफिट अर्न्ड बाय ए एंड सी, मतलब ए और सी ने जितना प्रॉफिट अर्न किया है उसका डिफरेंस। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, यहीं पे जो रेशियो है ना, रेशियो दे रखा है, हम लोग यहीं पर डिफरेंस निकाल लेंगे। कि मान लो उन्होंने जो प्रॉफिट अर्न किया है, इसने 11 यूनिट किया है, किसने, ए ने 11 यूनिट प्रॉफिट अर्न किया है, और सी ने 15 यूनिट। जैसा आप देख पा रहे हैं, ए ने 11 यूनिट और सी ने 15 यूनिट। तो हम यहीं पे इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 11 और 15 का डिफरेंस 4 यूनिट। तो जब आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकाल निकाल चुके हो आप, और आपको चाहिए किसकी, 4 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 400 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 यूनिट की वैल्यू आपकी हो जाएगी, 4 की आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, 400 के साथ। तो 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ कर दोगे, 400 के साथ कर दोगे। तो ये कितना आ गया, 1600। मतलब आपका जो आंसर आया वो कितना आया, 1600। 1600 यहाँ कहाँ पे है, थर्ड ऑप्शन में। तो आपका आंसर कौन सा है, ऑप्शन थर्ड। ये आपका आंसर सही हो गया। ओके, लेट्स देखते हैं और क्वेश्चन है। ओके, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन लेके आया था। वैसे आज आपका मतलब मेजर पार्ट हो चुका है रेशियो का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी कॉन्सेप्ट से लेकर के किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, तो आप क्या करोगे, कमेंट कर दोगे। और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, आपको जो पढ़ने में अच्छा लगता है, तो आप क्या करोगे, हमारी वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और प्लीज आप शेयर भी कर दो। ओके गाइज,
थैंक यू। बाय।